नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 2 दिन बाद यानी 4 तारीख को डेलीगेशन जाएगा दिल्ली से घाटी। सारे पार्टियों के सांसद उसमें, और नाम देखिए एक के बाद एक। राजनाथ सिंह, गुलाम नबी आजाद, शरद पवार, संजय राउत। ये नाम जो ऊपर की पहली रेखा है उसमें राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, जितेंद्र सिंह, और चौथा नाम है रामविलास पासवान। ये केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री। उसके बाद दूसरे नाम में गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी कांग्रेस की है, शरद यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा, तारिक अनवर अपनी अपनी पार्टियों को लीड करते हुए, संजय राउत शिवसेना से, असदुद्दीन ओवैसी, अनंत राव टीडीपी, बदरुद्दीन अजमल ई अहमद, तमाम राजनीतिक दलों के कुल दरअसल ये 27 नाम है जो कि पहुंचेंगे 4 तारीख। और ये एक सवाल है कि वाकई वहां पर अलगाववादियों से कोई बातचीत होगी या नहीं होगी। दिल्ली में सीताराम येचुरी ने जरूर कहा कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल दस्तक में बात आज कई मुद्दों को लेकर होगी। मुद्दे स्क्रीन पर आपके सामने एक के बाद एक। लग ऐसा रहा इस देश में फ्री मोबाइल है, खनन विकास दर बेहद नीचे पहुंच चला है, कल ट्रेड यूनियन की देशव्यापी हड़ताल है, संघ से जंग लेने को तैयार है राहुल गांधी, और आंदोलन को धोखा दे दिया सेक्स स्कैंडल मामले ने। तो आइए जरा टटोला जाए किन किन मुद्दों के आसरे। लगता है कि हर मुद्दे में देश को ही दाग लग जाता है और कहना पड़ता है लागा चुनरी में दाग। कैसे सियासत उफान पर पहुंच जाती है या सियासत को ढाल बना लिया जाता है, देखिए जरा उसका एक नजारा सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का। ठीक है, मैं गरीब हूँ और दलितों में महादलित हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, और ये जब से प्रतिमा लगाई है, जब से लोगों की आंखों में चुभ रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास, हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया, और ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। कैसे मसला दलित का आ गया इस देश के भीतर, कौन कौन से सवाल, कैसे कैसे आदर्शवाद और कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों को ढाल बनाकर लोग राजनीति करते हैं, उसका एक चेहरा भरा ही है। इस पर बात जरूर होगी आम आदमी पार्टी पर, लेकिन उससे पहले आइए लिए चलते हैं आपको गोवा। गोवा में संघ ने अपने ही अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। वजह, वो राजनीति में संघर्ष करने को तैयार हो रहे थे। क्या असर, और क्या वाकई संघ भी बदल रहा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ने जनता को चिट किया है ऑन लैंग्वेज इशू, दे डिड ए यू टर्न, हमें फंसाया है निश्चित रूप से। नहीं, हिंदू नहीं, क्रिश्चियन लोगों की भी है। रीजनल लैंग्वेज जो है वो सब लोगों में बोली जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एंड रिलीजन। गोवा में संघ के मुखिया सुभाष वेलिंकर ने बीजेपी पर भाषा को लेकर वादे से मुकरने का आरोप लगाया और चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो उन्हें संघ ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन इसी लीक पर 2002 में कश्मीर को लेकर बीजेपी से इतर संघ ने अलग मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, तो हर तरफ सहमति थी। संघ के किसी कार्यकर्ता को, जो कोई पदाधिकारी नहीं है, वो तो चुनाव में काम करता ही है, कर सकता है, वो उसकी मर्जी हो तो हम उसको अनिवार्य नहीं करते कि उसने काम करना चाहिए चुनाव में या खड़ा होना चाहिए। लेकिन संघ का जो पदाधिकारी नहीं है वो चुनाव में हिस्सा लेता है, चुनाव में प्रचार भी करता है, और उम्मीदवार भी खड़ा हो सकता है। तो 14 बरस पहले स्वयंसेवक अपने तौर पर चुनाव के मैदान में कूद सकता था, लेकिन अब कोई स्वयंसेवक अगर यह सोच ले कि वह बीजेपी की नीति से खुश नहीं है, तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि वो चुनाव लड़ ले। जबकि 2002 में तो संघ के संगठन जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट ने ही चुनावी मोर्चा बनाने की पहल की और बीजेपी का विरोध करते हुए की, और उस वक्त यहाँ तक कहा गया कि बीजेपी अब तय करे उसे कहाँ जाना है। भाजपा को ये तय करना है, यानी जम्मू कश्मीर भाजपा को तय करना है कि वहाँ की जो जनभावना है उसके साथ में जुड़े, या केंद्र की जो भूमिका है उसके साथ में जुड़े। वो इसके बारे में कभी ना कभी निर्णय करेंगे। यानी जम्मू कश्मीर को लेकर 14 बरस पहले वाजपेयी सरकार से नाखुश आरएसएस अपने अलग रास्ते को बनाने में लगी थी, लेकिन 2016 में मोदी सरकार के दौर में आरएसएस के लिए यह संभव नहीं है। इसीलिए सवाल सिर्फ यह नहीं कि पद पर रहते हुए स्वयंसेवक सुभाष वेलिंकर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं कर सकते। सवाल तो यह है कि सैकड़ों स्वयंसेवक जो पद पर नहीं है
आज जब वह गोवा में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी बनाने की रणनीति के लिए जुटे तो उन्हें अपनी बैठक बंद कमरे में करनी पड़ी, क्योंकि अंदर बीजेपी का क्षेत्रीय भाषा को लागू कराने के वादे से मुकरने पर सीधा हमला हो रहा था। और बैठक के बाद जब निर्णय सुनाया गया कि गोवा में मराठी और कोंकणी भाषा को लेकर अब स्वयंसेवक सुभाष वेलिंकर चुनाव लड़ेंगे, तो 400 स्वयंसेवक आरएसएस छोड़ संघ से निकाले गए सुभाष वेलिंकर के साथ आकर खड़े हो गए। ही संघटना पुढाकार घेऊन एक राजकीय पक्ष स्थापन करता आणि वो राजकीय पक्ष फुडले इलेक्शन लढयता। हालांकि पद पर रहते हुए कोई स्वयंसेवक किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल हो नहीं सकता, ये लकीर तो संघ के पहले सर संघचालक हेडगेवार ने पहले सर कार्यवाह बालाजी गुद्दार को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने पर संघ से निकाल कर ही खींच दी थी। लेकिन बहस तो तब भी हुई थी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष का सीधा विरोध या कहें बीजेपी गोवा में चुनाव हार जाएगी, इस वक्तव्य भर से संघ ने जिस तरह खुद को गैर राजनीतिक बताते हुए स्वयंसेवक सुभाष को संघ से निकालने का राजनीतिक असर पैदा करने वाला निर्णय लिया, उसके मर्म में सिर्फ संघ की नीतियां हैं या बीजेपी के चुनावी समीकरण, ये समझना जरूरी है। और इस लकीर को कुछ आगे बढ़ाइएगा तो आपके जहन में आएगा कि दरअसल आरएसएस राजनीतिक सक्रिय तौर पर क्यों नजर नहीं आता है। बीजेपी संघ का राजनीतिक संगठन होकर सामने खड़ा होता है। बीजेपी से इतर संघ उन मुद्दों में जनता के साथ खड़ा होना चाहती है जो आंदोलन की शक्ल ले ले। इस हिस्से में आम आदमी पार्टी भी आती है। कैसे, जरा इस रिपोर्ट को देखें। राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ जेपी का आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन, दोनों ही दौर में संघ के स्वयंसेवक आंदोलन के पीछे खड़े नजर आए और दोनों ही दौर में देश की राजनीतिक सत्ता पलटी। आंदोलन का राजनीतिक लाभ 1977 में जनता पार्टी की जीत के साथ सामने आया, तो 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सुपड़ा साफ होने के साथ खुलकर सामने आया। यानी संघ की राजनीतिक दखलंदाजी जनता के मर्म को छूने वाले मुद्दों पर खड़े आंदोलनों को सफल बनाने की जरूर रही है, लेकिन खुद किसी आंदोलन को खड़ा करने की स्थिति में सीधे तौर पर संघ कभी उभर नहीं पाया। और याद कीजिए तो यह सवाल 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी उभरा कि संघ की राजनीतिक सक्रियता का मतलब होता क्या है। जनता की अपेक्षा के अनुसार परिवर्तन होकर रहेगा, सब विश्वास है। नहीं, लेकिन जो परिवर्तन है उसमें संघ की भूमिका काफी अहम रहेगी। संघ की भूमिका तो दो प्रकार से थी। हमने कहा था कि जनता ने अपने अधिकार का पूरा उपयोग करना चाहिए, इसलिए 100% मतदान हो, इसके लिए हम सब आग्रही थे। देश भर हमने इसी प्रकार का प्रयास सब स्वयंसेवकों के द्वारा किया है। तो क्या संघ राजनीतिक सक्रियता को अपने सांगठनिक विस्तार भर के लिए इस्तेमाल करता है, या फिर संघ अपने राजनीतिक संगठन के लिए सत्ता का रास्ता बनाने के लिए राजनीतिक शुद्धिकरण का सवाल उठाते रहता है? ये दोनों सवाल मौजूदा दौर में इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बीजेपी की रणनीति और संघ के आदर्श दोनों मिलकर सत्ता दिला नहीं सकते। मसलन गोवा में ईसाई वोटों के लिए बीजेपी संघ के स्वयंसेवकों के क्षेत्रीय भाषा के सवाल को लेकर समझौता कर सकती है, लेकिन संघ नहीं कर सकता। कश्मीर में धारा 370 पर सत्ता में रहकर बीजेपी खामोश रह सकती है, लेकिन संघ नहीं रह सकता। जाति की राजनीति को सोशल इंजीनियरिंग का मुलम्मा बीजेपी चढ़ा सकती है, संघ नहीं। यानी राजनीतिक दल कुछ भी राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए नैतिकता या जिम्मेदारी कोई मायने नहीं रखती, और देश की राजनीति शायद इसी दिशा में बह चली है। और ध्यान दें तो आंदोलनों से मिली सत्ता, चाहे वो 1977 की हो या 2013 की, दोनों ही बहुत जल्दी डगमगा गई। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार 2 बरस में ही ढह कर गिर गई, तो दिल्ली में 2013 में सिर्फ 49 दिनों के बाद जब दोबारा 2015 में इतिहास रचकर केजरीवाल सत्ता में आए, तो 1.5 बरस के भीतर ही राजनीतिक हमाम में सभी एक सरीखे दिखने लगे। तो क्या यह मान लिया जाए, राजनीति में आपने कदम रखा नहीं कि दाग आपकी चुनरी में लगेंगे? क्यों, कैसे, किस रूप में? आइए जरा इस रिपोर्ट को देखिए। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है,
गंदे हो जाएंगे। लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीतिक कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। राजनीति को कीचड़ मानकर उसमें कूदकर सिस्टम बदलने का ख्वाब केजरीवाल ने अगर 2012 में देखा तो उसके पीछे राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन का यही दबाव था। लहराता तिरंगा और जन लोकपाल के दायरे में पीएम हो या सीएम सभी को लाने की सोच, यानी भ्रष्टाचार से घायल देश के सामने यही सवाल सबसे बड़ा कि अगर सत्ता में बैठे राजा जो खुद को सेवक कहकर देश में लूट मचाते हैं उन पर रोक कैसे लगे। तो आंदोलन से निकली पार्टी को सत्ता सौंपकर जनता ने भी मान लिया उसने न्याय किया। लेकिन वोट डालने वालों को कहां पता था जिन्हें वो अपना नुमाइंदा बना रही है, उम्र के लिहाज से ना तो उनके पास अनुभव है, शिक्षा के लिहाज से ना तो डिग्री है, जनता से सीधे सरोकार नहीं तो फिर जिम्मेदारी भी नहीं। लेकिन हवा चली तो हर कोई जीतता चला गया। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि केजरीवाल के 3 मंत्री 3 ऐसे मामलों में फंसे जो आंदोलन में शामिल किसी के लिए भी सम्मानजनक है ही नहीं। सवाल तो यह है कि तोमर हो या असीम अहमद खान या फिर संदीप कुमार, इन्होंने अन्ना आंदोलन में ना तो कोई बड़ी भूमिका निभाई, ना ही केजरीवाल की राजनीति में कूदने से पहले कोई राजनीतिक संघर्ष किया। और दिल्ली जहां सबसे ज्यादा शिक्षित युवा हैं, वहां केजरीवाल की पार्टी से जो विधायक बने उसमें ऐसी फहरिस्त इतनी लंबी कि दरअसल वो ग्रेजुएट भी नहीं। फहरिस्त को पलटते जाइए, देखते जाइए, कोई 9वीं पास, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई 11वीं पास, कोई हायर सेकेंडरी पास, और इन सब स्थितियों के बीच इनकी तादाद 2 दर्जन से ज्यादा। और कानून मंत्री जितेंद्र तोमर तो कानून की फर्जी डिग्री के मामले में ही फंस गए। तो क्या आम आदमी पार्टी ने ठीक उसी तर्ज पर राजनीति में जीत के बीज बो दिए जैसे देश की तमाम पार्टियां करती हैं? क्योंकि जिस जन लोकपाल का सवाल भ्रष्ट राजनीति पर नकेल कसने के लिए निकला और दिल्ली में सत्ता पलट गई, उसी दौर में देश में जनता के नुमाइंदे ही सबसे दागदार दिखे। मसलन लोकसभा में 182 सांसद दागदार, देश भर की विधानसभाओं में 1258 विधायक दागदार, देश के तमाम राज्यों में 33% मंत्री दागदार। यानी राजनीति करते हुए सत्ता पाने का रास्ता ही दागदार है। तो फिर जनता से जुड़े मुद्दे टिकेंगे कहां या कितने मायने रखेंगे? और जब सत्ता ही जनता से धोखा देने वाली व्यवस्था को इस तरीके से बनाने लगे कि सत्ता उसके पास बनी रहे, तब सवाल ये वाकई अबूझ है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ये क्यों दर्द उठा कि दरअसल संदीप कुमार ने आंदोलन से दगाबाजी की। जिन्होंने खूब कुर्बानियां दी हैं, खूब बलिदान दिया इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। उन्होंने ये सब इसलिए थोड़ी किया था कि हमारा एक मंत्री बनने के बाद व्यक्ति इस किस्म की हरकतें करेगा। तो संदीप ने पूरे मूवमेंट को धोखा दिया। इस देश की सबसे बड़ी उम्मीद आज आम आदमी पार्टी है। संदीप ने उस उम्मीद को धोखा दिया है। मुद्दे किसान के नहीं, मुद्दे मजदूर के नहीं, मुद्दे गरीबों के नहीं, मुद्दे रोजगार के नहीं, मुद्दे साफ पानी के नहीं, मुद्दे किस रूप में कैसे राजनीतिक दलों के बीच चलते हैं यह भी समझ लीजिए। महात्मा गांधी की हत्या किसने की, यही इस देश के राजनीति के केंद्र में अब आकर खड़ा होगा। राहुल गांधी जी ने कहा था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को मारा। उन्होंने कहा, मैं ये कल भी कहूंगा, परसों भी कहूंगा और भविष्य में इस ऐतिहासिक तथ्य को सदैव दोहराता रहूंगा। तो राहुल गांधी संघ से 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। यानी महात्मा गांधी की हत्या को लेकर अदालत में इससे पहले कब किस कमीशन ने संघ को क्लीन चिट दी, किसने संघ परिवार को महात्मा गांधी की हत्या के लिए कटघरे में खड़ा किया, सारे सवाल अदालत में फिर से उठे। इसके लिए राहुल गांधी तैयार है। तो अब बीजेपी हो या संघ परिवार, सभी राहुल गांधी की राजनीति को परिभाषित भी करने में, यानी संकेत साफ है, आने वाले वक्त में राजनीति के केंद्र में महात्मा गांधी ही होंगे। यानी कांग्रेस को लगने लगा है संघ पर निशाना और गांधी प्रेम उन्हें खुद ब खुद राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर देगा। तो संघ को लग रहा है महात्मा गांधी की हत्या के सवाल उठेंगे तो संघ इतिहास के पन्नों को पलटकर नेहरू नीति और कांग्रेस से महात्मा गांधी के मोहभंग के हालातों को फिर उभार कर कांग्रेस मुक्त भारत के सवाल को राजनीति के केंद्र में ले आएगा।
यानी महात्मा गांधी खुद जिन सवालों से देश में जूझते रहे, वो सवाल राजनीति के केंद्र में नहीं आ पाएंगे। चाहे वो किसान के हों, मजदूर के हों, गरीबों के हों, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, साफ पानी का सवाल हो, स्वदेशी का सवाल हो, ये सारे सवाल हाशिए पर हैं। और इन सब के बीच इस सियासत से हटकर अगर देश की अर्थव्यवस्था में झांक कर देखिए तो आपकी हथेली खाली नजर आएगी। तो जिस विकास दर को सरकार 8% से ऊपर देखने की हर कोशिश कर रही है, वो विकास दर इस वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही में बीती तिमाही से खासा नीचे यानी 7.1% पर आ गया। माइनिंग, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जबरदस्त पटखनी खानी पड़ी। आलम यह कि माइनिंग सेक्टर की विकास दर महज 0.4% रही। उससे पहले की तिमाही में यह 8.6% थी। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट 1.5% रही, जो इससे पहले की तिमाही में 4.5% थी। और इस दौर में लगता ऐसे है जैसे मोबाइल फ्री में मिल रहा है और रोटी मिलेगी नहीं। Jio is dedicated to realizing our Prime Minister's vision for 1.2 billion Indians. तो मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी के ख्वाबों को साकार करने का ऐलान करते हुए रिलायंस जियो लॉन्च किया और योजनाओं की झड़ी लगा दी। No Jio customer will ever pay for voice calls again across India to any network. और जितनी देर मुकेश अंबानी बोले उतनी देर में बाकी टेलीकॉम कंपनियों के शेयर गिरते रहे। इस बीच एयरटेल से लेकर वोडाफोन तक ने अपने दाम घटाए, तो दूसरी तरफ जियो खरीदने की बेकरारी ग्राहकों में दिखी। ब्लैक में सिम खरीदे और बेचे जा रहे हैं। टेलीकॉम बाजार में नई लड़ाई के संकेत शुरू हो चले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या जियो उन ग्राहकों को भी फ्री या सस्ते दाम में टेलीकॉम सेवा मुहैया करा पाएगा जिनके पास आज तक मोबाइल नहीं पहुंचा? क्योंकि एजेंसियों के आंकड़े कहते हैं देश में अभी भी 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना पहला मोबाइल नहीं खरीदा है। और गरीब अपना पहला मोबाइल कब कैसे खरीदेगा वो नहीं जानता, क्योंकि देश में 15 करोड़ से ज्यादा लोग तो अब भी रोज भूखे सोने को मजबूर हैं। 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं और जिनके लिए 20 रुपए की जिंदगी का ही प्रतिदिन का आसरा है।